राम राम जी सभी भाई बहनों को। मैं हूं बाबा रामदास और आप देख रहे हैं बाबा की खरी खोटी। आज मेरे साथ एक बहुत विशिष्ट अतिथि हैं भाई राजेश पांडे जी। बहुत बहुत धन्यवाद दद्दा, बहुत धन्यवाद। राजेश पांडे जी का परिचय आई थिंक इतना ही पर्याप्त है कि आप एसटीएफ जैसी मतलब जबरदस्त इंस्टीट्यूशन, एक पुलिस फोर्स के फाउंडर मेंबर है जी। बहुत बहुत वो फोर्स जिसने एक मिसाल कायम की और पूरी इंडियन पुलिस फोर्स, पैरामिलिट्री फोर्सेस को एक तरह से दिशा दी कि कैसे हम माफिया और टेररिज्म, क्योंकि एसटीएफ से ही एटीएस का, हाँ, बाद में एसटीएफ का भी मैं फाउंडर मेंबर है, उसी से निकल एटीएस से हाँ, का भी आप फाउंडर मेंबर है कि और एसटीएफ का जन्म हुआ था श्री प्रकाश शुक्ला के उन्मूलन के लिए जी। तो मेरे साथ राजेश भाई बैठे हैं, पूर्व आईपीएस। आपने ही श्री प्रकाश शुक्ला और उसके बाद न जाने कितने क्रिमिनल्स का और कितने माफियाओं का उन्मूलन किया। राजेश भाई बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद दद्दा, बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा आप आए। राजेश भाई का एक चैनल है, बहुत चर्चित चैनल है, पहले भी मैं कई बार जिक्र कर चुका हूं, किस्सा गोई जी। किस्सा गोई में आप अपने जमाने की सारी वो स्टोरीज जो इनके कार्यकाल में हुई हैं उनका वो फर्स्ट हैंड अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। आपकी एक पुस्तक है, बहुत चर्चित पुस्तक हो रही है, वर्चस्व। ये श्री प्रकाश शुक्ला की कहानी है और कैसे उसका उन्मूलन हुआ, कैसे उसका आतंक कायम हुआ और कैसे आपकी पूरी टीम ने जी उसका उन्मूलन किया। उसकी एक और बहुत चर्चित किताब है, आज की तारीख में वन ऑफ द हॉटेस्ट सेलिंग बुक्स इन इंडिया। जी। सर ये बताइए जी कि आपने तो डे वन से, जी, बाई चांस उस वक्त आपकी पोस्टिंग ही लखनऊ में थी, आप सीओ हजरतगंज थे? जी, सीओ हजरतगंज था। और जब वो दिलीप होटल वाला कांड हुआ जी, वहां से लेके और उन्मूलन होने तक जी, आप शायद एक मिनट भी जो है इस केस से दूर नहीं हुए। चैलेंज ही ऐसा था, चैलेंज ही ऐसा था। अच्छा, एसटीएफ से लगभग 6 महीना पहले से आप लोग उसके पीछे लगे हुए थे? जी। 6 महीने बाद एसटीएफ आई? 6 महीने बाद एसटीएफ आई। तमाम इसके जो बड़े कारनामे थे वो तब हो चुके थे जब एसटीएफ नहीं बनी थी जी। और शायद इसी दबाव में फिर ये कहा गया कि भाई अब बहुत हो गया, अब एक यूनिट बनाइए जो सिर्फ इसी पे काम करेगी, और फिर एसटीएफ का जन्म हुआ जी। तो आपने एसटीएफ के जन्म की पूरी कहानी कैसे, वो जो एक आईपीएस पुराने थे उनका कोई मकान था उसको किस तरीके से अरेंज करके और आनन फानन में कैसे वो बस कहीं से 4 टेंट हाउस में लाके उद्घाटन हुआ था, अजय राज शर्मा साहब ने किया था। बिल्कुल ठीक बात है। और कैसे फिर एसटीएफ, और सर आज तो शायद एसटीएफ हिंदुस्तान की सबसे एलीट फोर्स है। देखिए, वो तो हम लोगों ने मेकशिफ्ट अरेंजमेंट किया था। एक पूर्व पुलिस अधिकारी थे, उनका उसी मकान में देहांत हो गया था, बच्चे उनके पंजाब में रहते थे, उन्होंने उसको क्लेम नहीं किया, आए नहीं, ताला बंद था, चोर उनका सामान ले जा रहे थे। पता लगा तो फिर जो वहाँ के मजिस्ट्रेट थे उनसे हम लोगों ने रिक्वेस्ट की, साहब ये सामान वामान इसका बचा रहेगा, हम लोग इसकी निगरानी करेंगे। तब वहाँ एसटीएफ शुरू हुआ। अब तो एसटीएफ का बहुत बड़ा कॉरपोरेट ऑफिस है, बहुत बड़ा, और आपको बाहर से नहीं पता लगेगा। उसमें हर तरह की सुविधाएं हैं, इंट्रोगेशन चैम्बर, क्या नहीं है जो मॉडर्न पुलिसिंग में हो सकता है वो सब है। और प्रदेश के लगभग सभी रेंज हेडक्वार्टर पे, सभी जोनल हेडक्वार्टर पे एसटीएफ की ब्रांचेस हैं जो संबंधित वहाँ आसपास के जो क्राइम होते हैं उनको उनके बारे में जानकारी इकट्ठा की जाती है, उनको बताया जाता है, चेज करते हैं, सारा काम करते हैं। क्योंकि लखनऊ से काम करना बड़ा मुश्किल था कि झांसी भी लखनऊ की टीम जाए और फिर उधर मेरठ और मुजफ्फरनगर भी जाए। तो मेरठ में भी इसकी यूनिट है, झांसी में भी है, बनारस में भी है, सब जगह है इसकी यूनिट और वेल एस्टेब्लिश्ड यूनिट्स हैं। और अब तो मैंने सुना तकरीबन हर प्रदेश की पुलिस में एसटीएफ क्या किसी न किसी रूप में एसटीएफ हो चुकी है? नहीं, देखिए, एसटीएफ जब ये हमारी बनी तो वो अकेली थी जी, और सिर्फ 6 महीने के लिए बनी थी जी। सिर्फ एक अपराधी या अपराधी गैंग के लिए बनी थी जी, ठीक। जब ये सक्सेसफुल हुई, ये हुआ, उसके बाद फिर कलकत्ता का एनकाउंटर हुआ, कई बड़े बड़े काम हुए। तो उसके बाद जब मुझे ध्यान है कि सबसे पहले वेस्ट बंगाल के पुलिस के अधिकारी आए और उन्होंने कहा कि साहब ये कैसे बनी, हमें बनवाना है। फिर राजस्थान के पुलिस अधिकारी आए, फिर मध्य प्रदेश के पुलिस अधिकारी आए। जिस जियो से हमारे उस एसटीएफ का गठन हुआ था वो जियो ले गए, और फिर
लगभग साल 1.5 साल में, देखिए दिल्ली और मुंबई में तो पहले ही स्पेशल सेल और क्राइम ब्रांच थी, लेकिन बाकी स्टेट्स में फिर एसटीएफ बनी। अब तो एसटीएफ रेलवे की अपनी एसटीएफ है, जीएसटी की अपनी एसटीएफ है, बड़ा कॉमन हो गया है एसटीएफ वर्ड। लेकिन उस समय अकेली एसटीएफ थी और स्पेशल टास्क फोर्स के नाम से ही जानी जाती थी और केवल क्राइम की थी। अच्छा सर, एक चीज मैं दर्शकों के लिए बता दूं कि किसी क्रिमिनल का पीछा करने के लिए, गैंग का पीछा करने के लिए जो सर्विलांस वर्ड है ना जी, कि उनके फोन की निगरानी करना और फोन टैप करना और फोन सुनना, उसके जनक भी मेरे साथ बैठे हैं। जी जी, बिल्कुल सही है। देखिए, जब ये कहते हैं ना कि जरूरत सब करा देती है, वो 98 में ही थोड़ा पहले उत्तर प्रदेश में मोबाइल फोन आए और ईस्ट सर्किल बनाया गया, वेस्ट सर्किल का हेडक्वार्टर मेरठ रखा गया और ईस्टर्न सर्किल जो थी उसका हेडक्वार्टर लखनऊ रखा गया जी। और 2 ही मोबाइल कंपनी थी यहाँ पर, उषा और एसआर। अंतर इतना था कि 98380 से उषा कंपनी के नंबर शुरू होते थे और 98390 से एसआर कंपनी के होते थे। यहाँ नया नया श्री राम टावर में उषा का स्विच रूम बना और चिंटल हाउस में एसआर का स्विच रूम बना। अब दिक्कत ये हो रही थी कि हम लोग जो सर्विलांस कर रहे थे, जो लैंडलाइन फ़ोन की निगरानी कर रहे थे, वो कर रहे थे कि डीपी बॉक्स से उस पर्टिकुलर पेयर के तार निकाल के और नीचे एक टेंट लगा के, क्योंकि उस ज़माने में टेलीफोन लाइन की रिपेयरिंग हो वो या बिजली की बड़ी लाइनों की रिपेयरिंग हो तो वो टेंट सड़क पे लग जाता था, खुदाई होती थी, नीचे से तार निकलता था, उसकी रिपेयरिंग होती थी। तो ऊपर से वो तार निकाल के नीचे उसी टेंट के भीतर एक पैरेलल में लगा के हम लोग उसमें बैठते थे। नेचुरली जो डाक और तार विभाग है इससे परमिशन लेके बैठते थे, वहाँ सुनते थे लैंडलाइन नंबर को, क्योंकि मोबाइल थे ही नहीं। लेकिन जब धीरे धीरे मोबाइल प्रचलन में आए तो जिस समय वो प्रचलन में आए उस समय 27 रुपये पर मिनट आउटगोइंग थी और 10 रुपये पर मिनट इनकमिंग। तो इसलिए सबके बस का उस समय फ़ोन चलाना बहुत नहीं था। लेकिन इसके पास भी मोबाइल फ़ोन आया। वो दिलीप होटल के कांड से हमें ये लगा कि इसके पास मोबाइल फ़ोन है। तब फिर हम लोगों ने सोचना शुरू किया कि भाई इसका कैसे पता लगेगा। उसके लिए तो हमने अपना जो लैंडलाइन नंबर है वो दे दिया। उन्होंने एक हमको प्रिंट आउट निकाल के दे दिया कि साहब इतनी आईएसडी कॉल हुई हैं, इतनी लोकल कॉल हुई हैं, और अगर आप उसको लगवा लेंगे सर्विलांस पे तो वो सारे नंबर भी दे देंगे। ये बड़ा सामान्य सी बात लैंडलाइन नंबर के लिए थी। लेकिन मोबाइल बिल्कुल नया नया आया था और उसके बारे में ये पता नहीं था कि आखिर इसके किस नंबर से बात हुई, कितनी दूर बात हुई, कहाँ पे टावर लगा हुआ है, इसके बारे में किसी को जानकारी थी नहीं। तो जब ये दिलीप होटल वाला कांड हुआ तो कांड होने के 3 या 4 मिनट के भीतर ही भानु मिश्रा को उसमें गोली लगी थी। उसका एक भांजा उसमें उसकी डेथ हुई थी। तो भानु मिश्रा के भाई को गोरखपुर में उसके लैंडलाइन नंबर पे एक फ़ोन गया और बताया कि मैं श्री प्रकाश बोल रहा हूँ, भानु को मार दिया है, आके लाश ले जाइए। अब वो भाई घबराए, उन्होंने एसएसपी लखनऊ को फ़ोन किया कि साहब वहाँ कोई, तो ये हुआ कि भाई हुआ है दिलीप होटल में कोई घटना हुई है, कौन मरा है कौन जिया है ये नहीं पता, लेकिन उसमें कैजुअलिटी हुई है। खैर गोरखपुर से वो लोग चले, 3-4 घंटे में वो आ गए। अब हम लोग ये उसमें पड़े परेशानी में कि इसने फ़ोन किया कहाँ से। तो 7 मिनट के बाद वो फ़ोन उनके पास गया था, घटना के 7 मिनट बाद। घटना दिलीप होटल में सब चीज़ें पता करने के बाद पता लगी और कितने मिनट और कितने सेकंड की बात है। फिर उसके बाद हम लोग बाहर गए कि जो पीसीओ का ज़माना था, जगह जगह पीसीओ खुले थे कि 5 मिनट में किन पीसीओ पे या 7 मिनट में किन पीसीओ पे पहुंचा जा सकता है। सारे पीसीओ खंगाले गए कि गोरखपुर के इस नंबर पे किस पीसीओ से बात हुई है, लेकिन नहीं पता लगा, तो बिल्कुल नहीं पता लगा। तो ये हुआ कि भाई कहाँ, आखिर किया तो पीसीओ से ही होगा और किसी पीसीओ से वो हुआ नहीं है, भूलिया बताया गया। बड़ा चूंकि उस केस का बड़ा हल्ला हो गया लखनऊ में, विधानसभा चल रही थी, विधानसभा तक कहते हैं कि वो AK-47 की तड़तड़ाहट गूंजी थी, तो बहुत हल्ला हुआ था। तो अगर किसी पीसीओ से किया गया होता तो पीसीओ वाले ज़रूर इसकी जानकारी देते, लेकिन नहीं किया गया था। फिर किसी ने दिमाग लगाया कि यार 2 मोबाइल फ़ोन भी चले हैं, इनके यहाँ भी पूछ लिया जाए कि क्या सिस्टम है इनका, क्या इनके यहाँ ये पता लग सकता है कि गोरखपुर के इस लैंडलाइन नंबर पे किस नंबर से फ़ोन किया गया। तो इस गरज से हम और हमारे एसएसपी जो हमारी टीम थी,
हम लोग सब उस समय STF नहीं बनी थी जी। हम लोग दोनों जगह गए, चिंटल हाउस भी गए और वहाँ गए, इनके अधिकारियों से मिले कि साहब ये नंबर गोरखपुर का है, क्या आपके किसी नंबर से इस नंबर पे इतने बज के इतने मिनट पे फ़ोन किया गया? तो वो मैनेजरियल स्टाफ था, उनको भी टेक्निकल बात बहुत पता नहीं थी। उन्होंने कहा साहब हम अपने इंजीनियर से पूछिए। आजकल तो सारे लोग बाहर के आदमी बता देते हैं कि कैसे आपको करना है, कैसे नहीं करना है, लेकिन उस ज़माने में किसी को पता नहीं था। तो बहरहाल उषा फ़ोन में एक RK सिंह हुआ करते थे और वही यहाँ के CEO होके आए थे उषा फ़ोन के, लखनऊ के। RK सिंह इत्तेफाक से हमारे क्लासमेट थे शुरुआती दिनों के, 1 से 5 तक वो हमारे साथ पढ़े थे। बहुत अच्छे क्रिकेट के प्लेयर थे। उनके भाई अमरेंद्र सिंह जो क्रिकेट के कमेंटेटर बहुत बड़े थे। राजेंद्र सिंह ने यूपी की तरफ से रणजी खेली, बहुत अच्छा आदमी था। फिर धीरे धीरे MBA करने के बाद वो वहाँ जाने पे मुझे पता लगा कि ये अपने ही राजेंद्र सिंह है, तो मैंने उनको अपनी समस्या बताई, ये नंबर है और इतने बज के इतने मिनट पर गोरखपुर के इस नंबर पे फ़ोन हुआ है, तो क्या ये पता लग सकता है कि कहाँ से ये फ़ोन हुआ है? खैर हम और रजनीकांत मिश्रा साहब गए थे। 2 दिन बाद उन्होंने कहा कि हाँ मैंने बात कर ली है अपनी इंजीनियरिंग टीम से और हम अपने सिस्टम में ये नंबर डाल के अगर हमारे उषा फ़ोन से किया गया होगा तो हम बता देंगे। और 2 दिन बाद उन्होंने कहा कि आ जाइए, हमारे ही फ़ोन से वो फ़ोन किया गया है, मतलब उषा फ़ोन के ही एक मोबाइल नंबर से किया गया है। तब पहली बार हम लोगों को ये पता लगा कि किसी नंबर पे अगर फ़ोन किया जाए मोबाइल से तो स्विच रूम से हम उसे पता कर सकते हैं कि ये कहाँ से किया गया। उन्होंने नंबर दिया। खैर नंबर लेके क्या करते हो भाई, इसको कैसे डिटेल कहाँ कहाँ गया, कहाँ है, किस नाम से ख़रीदा गया, कैसे किया गया, तो उन्होंने कहा साहब ये भी सब हम दे देंगे। उस समय जो CDR आती थी उसमें सिर्फ 3 कॉलम होते थे। पहला किस नंबर को किया गया है या किस नंबर से आया है, दूसरा कितने मिनट बात हुई है और उसका पैसा कितना लगा है, और एक कॉलम था उसमें कि वो किस सेलाइडी से, सेलाइडी के मतलब किस टावर के थ्रू वो उनका सिग्नल थ्रू हुआ है और किस नंबर ने किया है ये भी। हाँ किस नंबर के। देखिए इनकमिंग आउटगोइंग दोनों आती थी क्योंकि दोनों पे चार्ज लगता था जी। इनकमिंग का 10 रुपए पर मिनट था और आउटगोइंग का, तो वो तो बिजनेस मॉडल उनका था, तो अगर वो इनकमिंग आई है तो इनकमिंग नंबर देंगे कि साहब इस नंबर से आई है, इसलिए मैंने ये 40 रुपए काटे हैं, क्योंकि तो कंज्यूमर ओरिएंटेड है। कल को आप किसी को कहें, वो कहेंगे साहब हमारा इतना बिल कैसे आ गया, तो उसे देने के लिए, उसे बताने के लिए कि साहब ने इस नंबर से आपकी इनकमिंग आई थी, आपने 5 मिनट बात की, तो इसलिए 50 रुपये आपका ये हुआ, और 27 रुपये पर मिनट आउटगोइंग थी, तो उसका ऐसे ऐसे। तो हमको इनकमिंग मिलती थी, आउटगोइंग मिलती थी। आउटगोइंग तभी पूरी होगी जब आपके नंबर से जिस नंबर को किया गया दोनों रिफ्लेक्ट हों, तभी आउटगोइंग पूरी होगी, तभी हम उसको बता पाएंगे कि इस नंबर पे आपने फ़ोन किया था। और इसी तरह इनकमिंग तब पूरी होगी जहाँ से ओरिजिनेट होगा और आपके फ़ोन पे लैंड करेगा, तो इनकमिंग उसकी पूरी होगी, और कितने देर तक बात हुई, कितना पैसा कटा, ये भी सब उसी में आ जाएगा। तो बहरहाल उस समय फिर उन्होंने बताया कि साहब ठीक है, हमारे टेक्निकल आदमी से बात कर लीजिए, वो आपको बता देगा कि कैसे इसको कैलकुलेट किया जाता है, कैसे देखा जाता है। फिर धीरे धीरे, अच्छा दूसरा कोई टेक्निकल आदमी था नहीं, मैं भी टेक्निकल आदमी नहीं था, मैं बायोलॉजिकल साइंस का आदमी था, मैंने MSc बॉटनी में की थी, मैं नेट क्वालिफाइड था, मैं रिसर्च स्कॉलर था। लेकिन वही है, ज़रूरत जब सिर पे पड़ेगी तो आदमी उसको उसमें आगे बढ़ता है। तो इन्वेंशंस के बारे में भी यही कहा गया है कि जो है वो आवश्यकता आविष्कार की जननी है जी। तो जब आवश्यकता पड़ी तो सीखा धीरे धीरे, और फिर वो दिमाग में उतरता गया। और उस ज़माने में किसी को भी इस सिलसिले में कोई बात करनी होती थी तो STF में ही संपर्क करता था, और अल्टीमेटली फिर उसे मेरे पास भेजा जाता था। हम लोग ये उस समय शुरू हुआ था। और पहला इक्विपमेंट पैरेलल में सुनने का, अब तो आप स्विच रूम में चले जाइए, वहाँ से वो आपके नंबर पे ट्रांसफ़र कर देंगे, घर बैठे सुनिए। पहले ऐसा नहीं था। नया जब इस्टेब्लिश हुआ तो बड़ी महंगी मशीन होती थी, या बड़ी महंगी इक्विपमेंट या सॉफ्टवेयर होता था जो आपके नंबर पे ट्रांसफ़र किया करता। तो हम लोग एक छोटा सा IIT कानपुर का पास आउट एक लड़का था, नया उस समय IT के बहुत ढेर सारे आए थे, E10B के एक्सचेंजेस चले थे इसमें टेलीफोन एक्सचेंज में, वो उसका जानकार था। तो उसने एक छोटा सा बॉक्स बनाया कि साहब आपको अगर नंबर सुनने हैं तो स्विच रूम में आप चले जाइए, उनसे कहिए कि इस पेयर में हमको लगा दें, वो लगा देंगे तो आपको उसमें सारी कॉल आपको सुनने को मिल जाएगी। तो हम लोग वो डिब्बा लेके
एक्सचेंज में जाते थे। 2 ही एक्सचेंज से कोई दिक्कत नहीं थी, चाहे एसआर में चाहे उषा में चले गए और उनसे रिक्वेस्ट की, लगाया और हमने उसको पैरेलल पे सुना। तब मोबाइल फ़ोन पर ट्रांसफ़र किए जाने की सुविधा नहीं थी कि आपके मोबाइल पे ट्रांसफ़र हो गया, आप कहीं भी सुन लेंगे। ये सुविधा दिल्ली में उपलब्ध थी। तो ऑपरेशन में हम लोग दिल्ली जाते तो वहाँ ये सुविधा उपलब्ध थी। तो इस तरह से धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते हम लोगों ने सर्विलांस का काम सीखा, आगे लोगों को बताया, जिलों से सब इंस्पेक्टर्स बुलवाए, जिलों की जो क्राइम ब्रांच की टीम थी उनको बुलवाया, क्योंकि हर जगह फिर मोबाइल का, अब तो सब नए लड़के आ रहे हैं, जो सिपाही भी, सब इंस्पेक्टर भी पढ़े लिखे आ रहे हैं, टेक्निकल बैकग्राउंड से आ रहे हैं। और अब उस ज़माने में तो साइबर क्राइम का कोई नाम नहीं जानता था, आज सिर्फ साइबर क्राइम है। तो उसको जानने के लिए, उसको समझने के लिए ट्रेंड और अच्छे लड़कों की ज़रूरत है, और यूपी पुलिस में कोई कमी नहीं है ऐसे लोगों की। जी। अच्छा, आप ये मानते हैं कि अगर शिवप्रकाश शुक्ला फ़ोन इस्तेमाल न करता या बहुत कम करता तो उसको पकड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता, और सर्विलांस ने वो काम बहुत आसान कर दिया, बहुत आसान कर दिया। बल्कि सर्विलांस के कारण ही पकड़ पाए, केवल सर्विलांस के कारण ही पकड़ पाए। इससे जुड़ी हुई एक बात और बता दें कि उस समय चंबल में और इधर बांदा और उसके विंध्य रेंजेस के जंगलों में 2 बड़े खतरनाक डाकू रहते थे। एक निर्भय गुजर जी चंबल में, और ददुआ वहाँ पे चित्रकूट साइड में। और इनका आतंक ऐसा था, और 10-10 साल से ये इनका आतंक। जब हम लोग इसमें सक्सेसफुल हुए तो हम लोग बैठ के ये मनाया करते थे कि कैसे भी करके जंगलों में टावर लग जाए, और मतलब भगवान कुछ ऐसा करे कि इनके हाथ में मोबाइल फ़ोन आ जाए, और इनके हाथ में मोबाइल फ़ोन आते ही हम अपना काम कर लेंगे। और हुआ भी यही। जैसे ही, अच्छा, ये लोग इसीलिए टावर नहीं लगने देते थे। जब जब टावर लगते थे तो जेई से पैसा मांगते थे या मार देते थे, या बड़ा तमाशा होता था। टेलीफोन एक्सचेंज वाले वहाँ टावर लगाने जाते नहीं थे। फिर गवर्नमेंट को चूँकि उसके एजेंडे में था कि नहीं साहब हमको पूरा कवर करना है, तो धीरे धीरे जिद करके, ज़बरदस्ती करके टावर लगे। जब टावर लगे तो इनके पास भी मोबाइल फ़ोन पहुँचे। इनको मज़ा आने लगा कि भाई ये तो हमारे हाथ में है, इसमें तार भी नहीं लगा है, कोई कैसे पकड़ लेगा। और ठाठ से बात कर रहे हैं, दिन भर बात कर रहे हैं, रात भर बात कर रहे हैं, और इन्होंने मोबाइल पकड़ा नहीं कि दोनों मारे गए। इतना सर्विलांस का या मोबाइल का या टेक्नोलॉजी का फ़ायदा हुआ कि इन्होंने इधर पकड़ा और 2 महीने के भीतर ये भी मारा गया, वो भी मारा गया। उसके बाद से पूरा गैंग मारा गया जी। तो ये तो फ़ायदा हुआ ही, बहुत फ़ायदा हुआ टेक्नोलॉजी का साहब। टेक्नोलॉजी ने हमारी इन्वेस्टिगेशन को, आप देखिए, अगर टीवी में जो आपको अपराध के खबरें आती हैं, साहब फलां को मार दिया, ठिकाना को, ये मर्डर हो गया, वो मर्डर हो गया, 70% ऐसे अपराधों का खुलासा सीसीटीवी फुटेज से हो रहा है। और वो ज़माना ऐसा था कि जहां आपको ढूंढे कोई कैमरा नहीं मिलता था, बहुत महंगे हुआ करते थे, लोग लगवाते नहीं थे। अब बहुत सस्ते हैं, आप लखनऊ में ही यहीं से निकलिएगा, आपको हर घर के सामने सीसीटीवी कैमरा मिलेगा। आपके स्टेट में तो एक एक घर में 10-10 मिलेंगे, सब जगह कैमरा लगा हुआ है। लेकिन आज से 20 साल पहले, यानी 90 के दशक में, ये बिल्कुल नहीं हुआ करते थे। मान लिया जहाँ घटना हुई है या घटना स्थल यहाँ आसपास मान लिया नहीं लगा है सीसी कैमरा, लेकिन जहाँ से निकलेंगे आप वहाँ तक जैसे पहुँचेंगे तो कहीं ना कहीं ये कैमरा लगा होगा। तमाम घटनाओं के शॉट्स जब आप देखते हैं या खबर देखते हैं तो उसमें वहाँ जो गली में या जो सड़क पे लगे हुए कैमरे हैं उनकी फुटेज ज़रूर दिखाते हैं समाचार वाले कि आए, बात करते रहे और तमंचा निकाला, गोली मार दी। लगभग सारे बड़े केसेस में सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध है और फिर उससे पहचानने में दिक्कत नहीं होती। दूसरा, आपने अगर उनके खिलाफ रिपोर्ट लिखाई है तो वो बच नहीं सकते ये कह के कि नहीं साहब मैं तो उस दिन चेन्नई में था, क्योंकि आप सीसीटीवी में दिखाई पड़ रहे हैं। और शायद इसीलिए जो नया वाला आईपीसी सीआरपीसी जो चेंजेस अभी हुए हैं 1 जून या 1 जुलाई से, उसमें इन सभी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस को एविडेंस की श्रेणी में रखा गया है। अच्छा, मतलब सीसीटीवी की फुटेज एविडेंस है। एविडेंस है, अब एविडेंस है, सीडीआर एविडेंस है, ईमेल एविडेंस है, एनी फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन या इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, ये आज की तारीख में एविडेंस है।
पहले नहीं था ये जी। तो इसलिए बहुत बहुत उस जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट उस समय हुआ। उस जमाने में मैंने ये भी सुना है कि बहुत सारी पुलिस फोर्सेस आपसे आके ट्यूशन लेती थी कि बोले गए राजेश सर के पास जाइए, वो बताएंगे। वो मैंने बताया ना कि अब अचानक से फिर जब ये कॉल इसके सस्ते हुए, अचानक भरमार हो गई, हर के पास मोबाइल आ गया। लेकिन ये कैसे पता लगेगा, किससे, जानकारी थी नहीं। चूँकि हम लोग उस समय परिस्थिति के मारे हुए थे, समय के मारे हुए थे, हम लोगों को हर हाल में उसे सीखना था। हम लोगों ने सीख लिया। तो लोग एसटीएफ के दफ्तर आते थे, साहब ये क्या हुआ। फिर हम लोगों ने डीजी साहब से बताया कि साहब रोज़ 20 आदमी यहाँ आ जाता है, इसका कुछ तरीका निकालिए जी। तो फिर ये तय हुआ कि हर ज़िले से एक सब इंस्पेक्टर और एक अच्छा जानकार सिपाही वो आएगा और फेजेस में आप लोग उनको ये सब चीज़ें बताएंगे जिसके लिए वो आते हैं। तो फिर यहीं वायरलेस हेडक्वार्टर के सभागार में 20-20, 25-25 जिलों से बुलवा के और उनको 2-2, 2.5 घंटे उनको ट्रेंड किया जाता था, ताकि वो जाके बाकी लोगों को अपने ज़िले में बता सके। तब ये धीरे धीरे लोगों में नीचे उसका फैलाव हुआ और लोग जानने लगे। अब तो हर ज़िले में आपको एक्सपर्ट मिल जाएंगे, थाने थाने में आपको एक्सपर्ट मिल जाएंगे, नए सिपाही, नए सब इंस्पेक्टर जो आपकी CDR से पढ़ के वो सब बता देंगे, CCTV पे देख के सब बता देंगे। तो ये सब करा देंगे। अच्छा सर, अब जरा बात करते हैं कि एक क्रिमिनल की जो साइकोलॉजी होती है। शिव प्रकाश शुक्ला के बारे में कुख्यात था कि वो कोई भी क्राइम करने के बाद स्वयं अखबार वालों को सूचित करता था कि है ये क्राइम मैंने किया है, किसी और क्रिमिनल का नाम मत छाप देना। जैसे आपने वो जो शर्मा जी हैं, हाँ, दीपक शर्मा जी, हाँ, उनका जिक्र किया है कि उनको तो बकायदा उसने फोन करके जो है ये कहा था कि तुमने ये कैसे लिख दिया, ये मैंने किया है, जो तुमने लिखा है। तो ये जो इसको छपास कर रोके, क्या मतलब ही वांटेड टू बी फेमस? देखिए ऐसा है ना कि वो, मैंने कहा कि वो, जैसा मैंने किताब में नाम लिखा वर्चस्व जी, वो स्वयं भी हर दिन हर कन्वर्सेशन में वर्चस्व की बात करता है कि साहब देखिए ये वर्चस्व की लड़ाई है, रास्ते में कोई आएगा मारा जाएगा। तो वो ये नहीं चाहता था कि जो काम उसने किया है वो उसका श्रेय कोई और ले ले, जो उसने किया है नाम उसी का हो। और दूसरे, ये रोग छपास करोगे बड़े बड़ों को हो जाता है, नेताओं को हो जाता है, अधिकारियों को हो जाता है, बदमाशों में कम होता है ये, क्योंकि वो अपने अपराध को छिपाने का काम करते हैं। वो कभी खुलेआम बताने का काम नहीं करते कि हमने ये काम किया है। लेकिन उसको छपास का रोग था। प्रतिदिन के अपराध की खबरें, वो जो कुंडली निकालने वाले लड़के उसके हुआ करते थे, तो उसको कटिंग काट के वो उसको भेजा करते थे। अंग्रेजी वो बिल्कुल जानता नहीं था, तो अंग्रेजी यहीं यूनिवर्सिटी के एक लड़के को कि अंग्रेजी की कटिंग सब तुम करके और हिंदी में उसमें क्या लिखा हुआ है नीचे लिख के हमें भेजोगे। तो वो ऐसा करके भेजता था। तो वो देखता था कि हाँ अब हमारी मार्केट बन रही है, अब हमारी मार्केट बन रही है, अब हमारी मार्केट बन रही है। फ़ोन करता था, 10 लाख देना है, 20 लाख देना है। डर के मारे लोग देते भी थे, क्योंकि उन्होंने भी अखबार में पढ़ रखा है कि अरे साहब तो इसी ने किया है, वीरेंद्र शाही को तो इसी ने 100 गोलियां मारी थी, वो लॉटरी व्यवसायी विवेक श्रीवास्तव को इसने लबे रोड, लाठूस रोड पे इतनी गोलियां मारी थी। तो आदमी के अंदर दहशत पैदा करना, तो रोग उसे भी छपास का था और पूरा छपास का रोग था। तो वो सबको, अच्छा जो नहीं लिख रहा था उसको भी फोन करता था, तो क्या हुआ, पैसा पा गए क्या फलाने आदमी से, जो है वो लिखो, सही सही लिखो। बड़ा मतलब उसने ऐसी दहशत कायम कर दी थी कि मैं बता नहीं सकता। नहीं तो देखिए पॉलिटिकल आदमी, एक सरकार है पूरी, कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री थे, बड़े दबदबे और जलजले वाले मुख्यमंत्री थे, और उनको मजबूर होकर अजय राज शर्मा साहब को बुला के ये कहना पड़ा कि मेरी हत्या की सुपारी ली गई है। ऐसा उन्होंने अपनी किताब में लिखा है, बाइटिंग द बुलेट में। तो उनको ये कहना पड़ा, और तब फिर सिर्फ एक आदमी की गैंग को पकड़ने, सफाया करने के लिए एक पूरी यूनिट, ये देश के इतिहास में पहली बार हुआ है। इसके पहले कभी भी किसी एक अपराधी के लिए कोई यूनिट नहीं बनाई गई थी। वो वीरप्पन के लिए लेकिन बाद में बनी, वीरप्पन के लिए बनी, तो वो एसटीएफ बनी। उसमें कई राज्यों की पुलिस को शामिल करके बाय नोटिफिकेशन उसको बनाया गया था, वीरप्पन के पूरे गैंग को ख़त्म करने के लिए जी। लेकिन वो हम लोगों के, हमारी एसटीएफ के बाद बनी थी जी। अच्छा सर, एक चीज़ और बताइए। हाँ,
एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, ठीक है, कि अगर वो अपने अंतिम दिनों में उसको थोड़ी सी अकल आ जाती, वो थोड़ा स्मार्ट होता, वो थोड़ा सा लाई लो कर लेता, और अगर वो राजनीति में वाकई कूद जाता और भगवान न करे वो वाकई एमएलए बन जाता, या सरेंडर कर देता और जेल से, जैसे कि तो उसका उन्मूलन ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता। बिल्कुल इम्पॉसिबल हो जाता। आप बता दीजिए कि वही दशक है जिसमें राजनीति का अपराधीकरण हुआ और अपराधियों का राजनीतिकरण हुआ, वही दशक है। और जो अपराध से राजनीति में पहुंच गए, कौन मारा गया? पकड़े गए, हो सकता है कुछ दिन जेल में रहे हो, बाहर, मारा कौन गया? नहीं मारा गया। और मैंने बहुत स्पष्ट दिया है इसने कि उसकी प्लानिंग क्या है। आपने बड़ा स्पष्ट पूरा दिया है कि साहब, वो तो बल्कि पूरी पार्टी बना के 10, 20, 50 विधायक, हाँ, उसका ये था कि हम 25, 30 जो हमारे प्रभाव क्षेत्र, जहां जहां हमने ऐसा कर दिया है कि कोई दूसरा लड़ेगा नहीं, या जो लड़ेगा उसको मारा लेंगे, इतनी जगहों पे हमें अपने विधायक के कैंडिडेट खड़े करने हैं। और ये बात सूरजभान से भी, सूरजभान गुरु थे इनके, उन्होंने कहा 10 हम भी खड़ी कर लेंगे। उस समय कोलिशन गवर्नमेंट्स का ज़माना था, क्लियर कट गवर्नमेंट बन नहीं रही थी, चाहे स्टेट में हो चाहे सेंटर में हो। तो इसके दिमाग के कीड़े ये घूमने लगे कि अगर मान लिया 25 हमने खड़े किए और 10-12 भी हमारे जीत गए, तो हमारे पास 2 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी पूरी होगी जिनका मेंबर पार्लियामेंट हम चुनवा देंगे, और 2 जो है वो सूरजभान चुनवा देंगे। हमारे अगर 4 MP हो गए तो हम तो कहीं ना कहीं किसी न किसी सरकार में भागीदार होंगे, मंत्री हो जाएंगे। और अपने स्टेट में अगर हमको मिल गया 10, 12, 15, तो हम, क्योंकि उस समय अमरमणि मशहूर थे इस बात के लिए कि 15-20 विधायक वो लेके जिसके साथ चले जाते थे वो सरकार बना लेता था। वो उसके दिमाग में घूम रहा था कि अगर इतने विधायक हमको भी मिल जाएंगे तो फिर हमारा कोई क्या कर लेगा। तो बिल्कुल वो तो, अगर मैं कह रहा हूं कि अगर वो उसने इस दिशा में काम कर रहा था और बीच में हम लोग रोड़े की तरह ना आ गए होते, तो वो तो सक्सेसफुल हो गया था, बिल्कुल सफल हो गया था। तो आपको क्या लगता है कि उस वक्त उसको कोई राजनीतिक सलाहकार नहीं मिला, या उसका वक्त ही खराब चल रहा था, या वो मौका मिल नहीं पाया? उसका वक्त नहीं खराब चल रहा था, हमारा वक्त अच्छा हो गया। STF का, हम लोगों का उस समय वक्त अच्छा हो गया। उसने अपनी तरफ से कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, उसने बिल्कुल सच सही वाला प्लान बनाया, वो उसी डायरेक्शन में जा रहा था, तो उसका वक्त तो अच्छा ही अच्छा था। एक और हाइपोथेटिकल क्वेश्चन, अगर वो उस दौरान कहीं सरेंडर कर देता, हाँ, और जेल में चला जाता, हाँ, तो बहुत मुश्किल होता उसको एलिमिनेट करना या उसको रोकना। वो जेल के भीतर से, जैसे बाकी लोग जेल में रह के अपना काम कर रहे हैं, वो जो बाकी लोग जेल में रह के अपना काम कर रहे हैं, वैसे वो भी जेल में रह के अपना काम करता। कौन रोक लेता उसे? तो सर, अब मेरा एक प्रश्न, अब हम थोड़ा सा वर्तमान में आ जाते हैं। ठीक ऐसी ही परिस्थितियां हैं, लॉरेंस बिश्नोई नाम का एक आदमी जेल में है, तमाम क्राइम्स में उसका नाम आता, पर वो कहता जी मैं तो जेल में हूं, मैं कैसे जेल में बैठ के क्राइम कर सकता हूं। और बड़ी अफवाहें हैं उसके बारे में, कुछ लोग तो उसको हिंदू हृदय सम्राट कहने लगे, हिंदू माफिया का चर्चा चल पड़ी है, देश के दुश्मनों का सफाया कर रहा है, ऐसे ऐसे उसके बारे में बातें हो रही हैं। और आज की तारीख में सुनते हैं कि इंटरनेशनल उसका रैकेट बहुत बड़ा है, पंजाब में उसके नाम की वसूली होती है सर, और भी चारों तरफ है। ठीक यही परिस्थितियां जो हम श्री प्रकाश शुक्ला के बारे में डिस्कस कर रहे थे, अगर वो जेल चला जाता और उसकी राजनीतिक एस्पायरेशंस, आप अगर आज सरकार लॉरेंस बिश्नोई को प्रोसिक्यूट करे तो उसके खिलाफ तो कोई मुकदमा बन ही नहीं पाएगा, क्योंकि वो तो जेल में है। या क्या हम लॉरेंस बिश्नोई को सजा करा पाएंगे, और कल को वाकई लॉरेंस बिश्नोई माननीय बन जाए, कैसे हम लॉरेंस बिश्नोई जैसे किसी भी तत्व को कैसे कंट्रोल करेगी सरकार या सोसाइटी? देखिए, ऐसा है ना कि इसके भी उदाहरण मौजूद हैं। ये बात आपने बिल्कुल सही कही कि अगर आपने वो सवाल हाइपोथेटिकल पूछा था कि अगर वो सरेंडर कर देता और जेल में रहता, जेल से अपने पॉलिटिकल एम्बिशंस को पूरा करने की
चेष्टा करता, कोशिश करता, तो वो ज़रूर सफल होता। जैसे आपने वर्तमान में बताया कि लॉरेंस बिश्नोई 10 साल से जेल में है, अपनी ज़मानत के लिए कभी प्रार्थना पत्र नहीं दिया, और जो अपराध हो रहे हैं सब उसके नाम चढ़ रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आप उसको 120 बी, जो पुरानी आईपीसी का 120 बी था, कि जेल के भीतर से मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल हुआ है, तो मोबाइल फ़ोन के कनेक्शंस को वो जो उसके इंटरकनेक्टेड डिवाइसेस हैं उससे आप उसको भीतर ला सकते हैं। यही तो करेंगे, जी मैक्सिमम यही करेंगे। वो भी वही कर रहा है। और बाकी तो आपने जो बताया कि इसको ये कहते हैं, वो सब पॉलिटिकल बातें हैं, वो राजनीतिक बातें हैं। राजनीतिक स्तर से लोग उसका इस्तेमाल कर रहे हैं और सबका इस्तेमाल किया गया है, कोई नई बात नहीं है। अब आप देखिए, शहाबुद्दीन थे उस जमाने में, जेल गए। अतीक अशरफ थे, 50-50 मर्डर के केस थे, जेल गए। और फिर जेल में ही 4-4, 5-5 साल बाद सजाएं शुरू हुई इनकी। लेकिन जब तक ये बाहर रहे, बार बार जेल से आते जाते रहे, जब तक इनका टेरर बना रहा, इन सभी का जो माननीय हो गए, तब तक किसी भी मामले में सज़ा नहीं हो पाई थी, किसी मामले में सज़ा नहीं हुई थी। ये सब अभी जब प्रोसिक्यूशन तेज हुआ, ये लोग जेल भेजे गए, तब इनकी सज़ा होना शुरू हुई। तो इसी तरह से लॉरेंस बिश्नोई जहाँ है वहाँ उसको सज़ा दिला पाना, देखिए समय के गर्भ में क्या है कोई नहीं जानता। आज जो हो रहा है कल को वैसा न हो पाए, तो कल को किसी, जैसे अब तक सिद्धू मूसेवाला में बताया गया कि साहब उसने कराया, लेकिन इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज, हमें नहीं लगता, मैंने कहीं पढ़ा नहीं कि वो उसके नाम तक पहुंची हैं। बहुत हल्ला हुआ इसका अतीक अशरफ का कि साहब बस उसी ने कराया है, लेकिन वहाँ तक उसके नाम तक अभी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज नहीं पहुंची हैं। और ये जीवा, संजीव माहेश्वरी जीवा, जिसको कोर्ट में मारा गया, उसके लिए भी हल्ला हुआ कि साहब वो लॉरेंस बिश्नोई ने ये काम कराया, वहाँ भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज नहीं पहुंची, यानी खोला नहीं उसका नाम, प्रकाश में नहीं लाए, उसकी उत्तरदायित्व का निर्धारण अभी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज ने नहीं किया है। अब आगे कैसे करते हैं उसको, कैसे और फिर प्रोसिक्यूट कैसे करते हैं, कानून में इसको किस तरह से आखिर लाया जाएगा कि साहब ये जेल में रह के उसने ये प्लान किया, तो थोड़ा डिफ़िकल्ट काम है। और इसी सब को देखते हुए उस ज़माने में जो उसने सोचा था कि पहले इतना सबको कर दीजिए कि कोई फिर हमारे खिलाफ बोल ना सके, और फिर जेल जाके हम इलेक्शन लड़ेंगे, जैसे बाकी सब नेता हो गए हम भी नेता हो जाएंगे। एक बार नेता हो गए फिर उसके बाद कोई हमें, कम से कम जान तो हमारी नहीं जाएगी, पुलिस हमें जान से नहीं मारेगी। तो ये धारणा सामान्य रूप से बनी हुई है और उसी का लोग अनुसरण कर रहे थे। तो जेल में रह के काम करना बड़ा कोई बहुत कठिन काम नहीं है, ये बहुत आसान है, लोग कर रहे हैं और वो आज भी कर रहे हैं। और जो आपने ताज़ा उदाहरण बताया लॉरेंस बिश्नोई का, वो बिल्कुल सटीक एग्जाम्पल इसका है कि जेल में रह के वो काम कर रहा है, तमाम बड़े अपराधों में उसका नाम आ रहा है, और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को बड़ी मुश्किल हो रही है कि उसका रोल कैसे तय करें कि वो इसमें था कि नहीं था। अच्छा सर, एक चीज बताइए, एक बड़ी आम चर्चा है पूरे देश में कि हमारी एजेंसीज जो है ऐसे तत्वों का उपयोग करती हैं या उनका सहयोग लेती हैं या उनको रिक्रूट करती हैं, जैसे पूर्व में अमेरिका ने भी किया है, फिडेल कास्ट्रो को एलिमिनेट करने के लिए अमेरिकन माफिया को रिक्रूट किया गया था, और ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं। तो फिर क्या हमारी एजेंसीज भी, कोई संभावना है कि लॉरेंस बिश्नोई या उसके नेटवर्क का इस्तेमाल करती हो अपने दुश्मनों को, जैसे अमेरिका करता था, बाहर विदेश की धरती पर निपटाने में? क्या वैसे पुलिस फोर्सेस या एजेंसीज ऐसे क्रिमिनल्स के सहयोग लेती हैं? आपका अनुभव क्या है? देखिए, सहयोग तो सबका लिया जाता है। किसी डकैती से आप समझिए, कोई बड़ी डकैती हो जाए तो कोई शरीफ आदमी आपको उसकी मुखबिरी नहीं करेगा। कोई आदमी जिसका क्राइम से कोई मतलब नहीं है बताने नहीं आएगा कि साहब फलां डकैत है और फलां जगह असलहा रखता है। इससे क्या मतलब है? जो उस ट्रेड में होगा आदमी वही मुखबिरी करने आएगा, वही बताने आएगा, दूसरा तो कोई आएगा नहीं। तो क्रिमिनल्स के जेल में बंद अपराधियों के जब कोई बड़ी घटना होती है तो एक पुलिस की टीम जेल में जाती है, वहाँ जो उस अपराध से संबंधित या उस तरह के अपराध से संबंधित जो पहले से कैदी बंद हैं उनसे पूछताछ होती है कि भाई ये कौन कर सकता है,
कुछ उनसे क्लू मिल जाता है और कभी कभी बड़े अच्छे क्लू मिल जाते हैं। तो सूचना अगर हमें चाहिए तो हम किसी से भी सूचना ले सकते हैं, हम कनाइव नहीं करेंगे, कनाइवेंस नहीं होगा, लेकिन सूचना तो हम किसी से भी, जो जेल में बंद है उससे भी लेंगे। अगर वो मुफीद सूचना देने की स्थिति में है, काम हमें करना है, हम सूचना उससे लेंगे, मदद उससे लेंगे, तो इसमें तो कोई बुराई नहीं है। लोगों ने ली है, लोगों ने पहले भी ली है और इतिहास में ली गई है। रामायण और महाभारत में इस तरह के लोगों से दूसरे के बारे में सूचना ली गई है। कहा गया है कि जिस समय आप अश्वत्थामा का नाम लेंगे उस समय हाथी जोर से चिघाड़ेगा। तो ये सूचना कहीं से लेके और कहीं कम्युनिकेट की गई और फिर मारा गया वो अश्वत्थामा। तो ये कोई ऐसा नया नहीं है। आप सूचना के लिए किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। हमें अपना क्राइम खोलना है, बड़ा क्राइम हो गया है शहर में, तो हमें तो उसकी सूचना किसी बदमाश से ही मिलेगी ना। शरीफ आदमी क्यों आपको घुसने नहीं देगा अपने घर में? भाई हमसे क्या मतलब, आप क्यों हमसे पूछ रहे हैं? जो कहीं न कहीं पुलिस ने कॉर्नर कर रखा है, हमारा सिपाही या सब इंस्पेक्टर उससे जाके उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करता है। तो सूचना लेने में कोई बुराई नहीं है, हमेशा ली जाती रही है और हमेशा ली जाती रहेगी, कोई भी हो। अच्छा, मुंबई अंडरवर्ल्ड के बारे में भी कहा जाता है कि मुंबई पुलिस ने अंडरवर्ल्ड को ही आपस में बढ़ा के आधे से ज्यादा अंडरवर्ल्ड का एक दूसरे का सफाया करवा दिया। बिल्कुल ठीक है। वहां तो जैसे ही सरकारें बदलती थी वैसे ही रातों रात पुलिस वालों की भी निष्ठा बदल जाया करती थी। इनका हुआ तो उनको मारेंगे, उनका हुआ तो उनको मारेंगे, और एक दूसरे के भी अपने सेट पुलिस वाले हुआ करते थे जिनके ऊपर ये ठप्पा था कि ये सिर्फ छोटा राजन के गैंगस्टर को मारते हैं, जिनके ऊपर ये ठप्पा था कि ये सिर्फ दाऊद इब्राहिम के लोगों को मारते हैं, कुछ के ऊपर ठप्पा था कि ये गावली गैंग का सफाया फलाने ने किया। तो वो सब एक दूसरे का, अच्छा सूचना देना है अगर, तो जिस गैंग के लोगों को टारगेट किया जा रहा है उसका अपोनेंट गैंग आपको जानकारी देगा, दौड़ के जानकारी देगा, बताएगा कि फला जगह वो इस समय आज ये डील करने जा रहा है। तो इसीलिए आप देखिए ना कि 90 के दशक में, 95 से 2000 के बीच में, और कम से कम 200 बदमाश इनकाउंटर्स में मारे गए। और एक बैच था वहाँ मुंबई पुलिस का, 83 बैच के थे, इन सब के नाम 150, 200 एनकाउंटर चढ़ गए, और वहीं से वो एनकाउंटर स्पेशलिस्ट शब्द का जन्म हुआ। 150 मारे भरा पड़ा हुआ है, ये आ गए तो इन्होंने उनके वालों को मरवा दिया, वो आ गए तो उन्होंने उनके वालों को मरवा दिया। वहाँ बदमाश की आइडेंटिटी डिफरेंट हो जाती है। उत्तर प्रदेश में ऐसा नहीं। उत्तर प्रदेश में जो बदमाश है वो बदमाश है, उसको किसी के आइडेंटिटी से अलग नहीं किया। जो अपराधी है अपराधी है, अपराधी, और बाकी सब जगह भी है, अपराधी को अपराधी की तरह ही ट्रीट किया जाता है। लेकिन मुंबई इसका एक्सेप्शन रहा है और हमेशा एक्सेप्शन रहा है। अच्छा, एक थोड़ा अनकंफर्टेबल बहुत से लोगों को करने वाला प्रश्न पूछ रहा हूँ। शिवप्रकाश शुक्ला का उन्मूलन हुआ जी, पर जो सफेद पोश उसको पाल रहे थे या जो संरक्षण देने वाले थे उन पे सर कोई कार्रवाई हुई? देखिए, जिन सफेद पोशों की बात आप कर रहे हैं कि कुछ मंत्रियों के ऊपर, मंत्रियों ने उसके ऊपर हाथ रखा था, चाहे डर के रखा हो चाहे अपने फायदे के लिए रखा हो जी, उनके बारे में रिपोर्ट्स, भाई देखिए वो कार्रवाई पुलिस तो कर नहीं सकती है। वो कार्रवाई तो राजनीतिक रूप से जो राजनीतिक लोग हैं वहाँ वही कर सकते हैं कि भाई ये एविडेंस आपके खिलाफ है, हम आपको मंत्रिमंडल से बर्खास्त करते हैं या आपके खिलाफ हम कार्रवाई शुरू कर सकते हैं। हम लोगों से जो मांगा गया हम लोगों ने उसको सबमिट कर दिया कि साहब हमारे CDR में, हमारी जानकारी में ये लोग हैं जिन्होंने कभी न कभी किसी न किसी वजह से इसकी मदद की है, सबमिट कर दिया है। बाकी तो पॉलिटिकल लीडरशिप को देखना है कि वो क्योंकि वो जितने लोग थे उसमें वो वही सहयोग करने वाले थे। ऐसा नहीं था किसी ने उनमें से अपराध में हिस्सा लिया हो कि साहब उसने कहा कि हमारे फला आदमी को छुड़वा दो, तो मंत्री जी फ़ोन पे फ़ोन लगे हुए हैं कि साहब इसको छोड़ दीजिए, इसका कोई कसूर नहीं है। तो वही तो संरक्षण होता है। आप उसको बढ़ावा दे रहे हैं, आप उसके गलत काम को जो गलत काम उसने किया है उसमें छुड़वाने का काम कर रहे हैं। तो ये दिक्कत आती है हमेशा। हम लोगों ने जो कुछ भी मांगा गया था रिकॉर्ड्स के हिसाब से वो हमने सबमिट किया। बाकी तो देखिए पॉलिटिकल लीडरशिप का काम है और राजनीति का हम लोगों से कोई लेना देना नहीं। हम लोग शुद्ध अपराध और अपराधी
के विषय में सोचते थे और उसी पर काम करते थे। एक सर, इतने बड़े पुलिस कैरियर में क्रिमिनल्स को का पक्ष लेके आपको कभी राजनीतिक हस्तक्षेप का सामना करना पड़ा? न, मैं सिर्फ एसटीएफ की या शिव प्रकाश शुक्ला ने, आपने भी 30-32 साल पुलिस में 34 साल नौकरी की। 34 साल नौकरी की तो सर, और विभिन्न सरकारों में की। विभिन्न सरकारों में बहुत से सरकारें तो क्रिमिनल्स के प्रश्रय का उनका काम ही था। तो ऐसे में सर कैसे एक पुलिस फोर्स या पुलिस ऑफिसर, एक अपराइट पुलिस ऑफिसर ऐसे पॉलिटिकल इंटरफेरेंस को कैसे हैंडल करते हैं आप लोग? देखिए तद्दा, आप एक बात ये भी समझिए कि अगर आपकी छवि या आपके काम या आपका प्रेसिडेंस ऐसा है कि अगले को ये पता है कि भाई हम कह जरूर सकते हैं लेकिन वो मानेगा नहीं। बहुत से ऐसे अधिकारियों की छवि है, आईएएस अधिकारियों के, आईपीएस अधिकारियों की, और सामान्य रूप से पॉलिटिकल लोग उससे बात नहीं करते हैं इस तरह की। हम अरुण कुमार साहब के साथ थे, लखनऊ में भी उनके साथ थे, एसटीएफ में भी उनके साथ थे, लखनऊ में और बड़े स्टॉलवर्ड्स के साथ थे। तो कुछ मेरा सौभाग्य था इन लोगों के साथ रहने से कभी वो सीधा जो प्रभाव पड़ता है, राजनीतिक दखल जिसे आप कहते हैं, तब मैं उससे बरी रहा। ये लोग थे अपना ये समझते थे। जब मैं जिलों में एसएसपी हुआ, अलीगढ़ में या लखनऊ में या मेरठ में, सहारनपुर में, इन सब जगह मैं एसएसपी रहा। वहाँ तब तक ये बात 20 साल की नौकरी हो गई थी, ये थी कि साहब ये सही होगा तो सुन सकता है और नहीं होगा। मैं ही नहीं, बहुत ढेर सारे अधिकारी ऐसे हैं जिनसे, और कुछ तो ऐसे हैं जो वर्तमान में भी हैं, कभी पॉलिटिकल आदमी उनसे जरूरत नहीं करता है कि उनसे उलझे, और जिसकी ये रेपुटेशन होती है या जिसके बारे में ये जानकारी है, करेगा कैसे नहीं। इसकी 10 कमियां हमारे पास हैं, अभी इसको बताता हूँ। अब बहुत ढेर सारे यूट्यूब में बहुत ढेर सारी चर्चाएं इस संबंध में होती हैं, तो फिर वो उनको झेलना भी पड़ता है और करते भी हैं। तो मैं इस मामले में बहुत लकी रहा कि जब तक मैं एडिशनल एसपी यानी एसपी सिटी या सर्किल ऑफिसर रहा, तब तक बहुत जीवट के और बहुत ही अपराइट ऑफिसर्स के साथ में रहा। तो तब मुझे इसका, जिसको कहते हैं ना, कभी इसका कोप भाजन नहीं होना पड़ा। और तब तक इतना समय निकल गया था कि जब मैं इंडिपेंडेंट चार्जेस पर आया, तब बहुत कभी किसी ने इस तरह की बात करते थे, जो बात उनके पास तक, देखिए पॉलिटिकल आदमी है, वो अपने वोटर्स का ख्याल रखता है। वोटर्स उसके हो सकता है अच्छे होंगे, हो सकता है कोई गलत सिफारिश भी करते हैं। तो वो जब भी कोई आदमी, उनका अपना आदमी उनके पास जाएगा, तो उसकी मजबूरी है, वो डीएम से भी कहेगा, एसएसपी से भी कहेगा, एसडीएम से भी कहेगा, सबसे कहेगा अपने उसको उसकी बात आप तक पहुंचाने के लिए। और अगर आप में करेज है, आप कह सकते हैं कि साहब देखिए इसमें ये चीज़ें हैं, ये संभव नहीं है, तो फिर उसके आगे वो एक शब्द नहीं बोलता। वो दाएं बाएं करके अपने उस आदमी को समझा देता है कि भाई देखो कोर्ट जाओ, यहाँ से कुछ नहीं होने वाला है, ये लोग हैं, ये नहीं करेंगे। तो तब भी ऐसे अधिकारी थे, संख्या जरूर कम ज़्यादा हो सकती है, तब भी ऐसे लोग थे, आज भी ऐसे लोग हैं। अपने पुस्तक में भी इस घटना का जिक्र किया है, जब शिव प्रकाश शुक्ला ने आपको फोन किया था। जी। आपने परिवार, भाई बच्चे हैं, हाँ, तो वो सारे, और ये समस्या तो और पुलिस ऑफिसर्स को भी आती हो? बिल्कुल आई थी, स्पेशली मान लीजिए जो दस्यु क्षेत्रों के रहने वाले अधिकारी। बिल्कुल आई। मुझे याद है एक एसएसपी साहब तो जान बचाने की गुहार लगा के कोंडा प्रतापगढ़ से। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, नाम मैं भी नहीं लेना चाहूँगा, नाम कहा पर हाँ, बिल्कुल सही बात है, ये तो पब्लिक डोमेन में है ये बात। हाँ, तो सर ऐसे में, अच्छा मान लीजिए आप एक ऐसे जिले में पोस्टेड हो गए जहाँ मुख्तार अंसारी जैसे या इतने बड़े कुख्यात माफिया का गढ़ है वो जी, गाजीपुर। अच्छा, हालांकि मैं सब आज भी ना, आपको पता है गाजीपुर के लोग अरुण कुमार साहब को पूछते नहीं, पूछेंगे। अभी कल, आज के अखबारों में मैं बताऊं, कल वहाँ पर एक बिहार के बहुत बड़े बाहुबली हैं, उनके बारे में आया कि 93 में जब एसपी गाजीपुर थे अरुण कुमार साहब, तो उस समय बिहार से इलेक्शन को प्रभावित करने के लिए 200 गाड़ियों का काफिला चला। अरुण कुमार साहब बिल्कुल बॉर्डर पर खड़े हो गए और उनका गाड़ी नहीं जाएंगी, सारी गाड़ियां जब्त कर ली और सबके खिलाफ
मुकदमा कायम किया। जी। उसी मुकदमे में एक वहाँ के बड़े नेता हैं, उनका नॉन बेलेबल वारंट जारी हुआ और कल सीजीएम या एडीजे एमपी एमएलए कोर्ट में गाजीपुर में उनको 1 घंटे तक कटघरे में खड़ा किया गया और वहाँ के सब जगह सारे अखबारों में अरुण कुमार साहब का नाम आया कि ये अरुण कुमार ही थे जो उस समय, और अरुण कुमार साहब ही थे जिन्होंने मुख्तार अंसारी की कुर्की की थी। उसका जो असल में मान मर्दन, मैं उसका गवाह हूँ। हाँ, असल में मान मर्दन अगर किसी ने किया था तो वो अरुण कुमार साहब थे। लीगली किया, कोर्ट से प्रॉपर कुर्की का ऑर्डर लिया, कर्फ्यू लगवाया वहां पर, और फिर उसका पूरा सामान 3री मंजिल से भी नीचे जमीन पर फेंका गया और पूरे जिले ने देखा। तब लोगों को ये महसूस हुआ कि नहीं साहब, पुलिस ये भी कर सकती है। नहीं तो उसके पहले तो आप समझ देखिए, ये इंडिविजुअल पे भी डिपेंड करता है, समय पर भी डिपेंड करता है, और वो जो पॉलिटिकल विल होती है उस समय के सरकारों की, चाहे स्थानीय सरकार हो चाहे बाहर की सरकार हो, बाहर का मतलब जो डिस्ट्रिक्ट में जो पदाधिकारी हैं या प्रदेश में जो पदाधिकारी हैं या देश में पदाधिकारी हैं, उन पे भी डिपेंड करता है कि वो कितना लोड ले सकता है अधिकारी। तो उन्होंने लोड लिया अरुण कुमार साहब ने, और वैसी कुर्की आज भी गाजीपुर में, यानी कल के अखबारों में, जिसे सचमुच कुर्की कहते हैं। हाँ, जिसे कुर्की कहते हैं, कल के सारे अखबारों में उन सांसद महोदय के जमानत की उस कार्रवाई पर केवल अरुण कुमार साहब छपे हैं, केवल और केवल, और पूरे गाजीपुर के, बनारस के, आजमगढ़ के सारे अखबारों में। कब के वो रिटायर हो गए, बल्कि हम तो ये कहेंगे उनकी और हमारी रिटायरमेंट की तिथि शायद एक ही थी, 30 जून को वो भी रिटायर हुए हैं और 30 को मैं भी रिटायर हुआ हूँ। उन्हीं के साथ मैंने कैरियर शुरू किया था। जब वो एसपी गाजीपुर थे तो मेरी पहली नौकरी थी सीओ सिटी सोनभद्र की। तो मैं तो उनको बिल्कुल नज़दीक से, अच्छा बहुत लंबे समय तक मैं उनके साथ भी पोस्ट रहा जी। तो वो ज़माना 83-84 में 85 में शायद 83-84 में उन्होंने जो कुर्की की थी, उसके लिए आज भी लोग उनको याद कर रहे हैं। कह तो रहा हूँ, अभी कल के आज के सारे अखबारों में उनका नाम निकला है उस कुर्की को लेके और इस अरेस्ट को लेके। तो जो अच्छा काम करता है, देखिए हम तो ये कहते हैं कोई पॉलिटिकल दबाव है, क्या जरूरत है मानने की, क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे। बहुत से लोगों के बहुत से ट्रांसफर हुए हैं। प्रकाश सिंह साहब बहुत अच्छी बात कहते हैं कि भाई अगर आप ट्रांसफर के लिए डरेंगे तो फिर आपकी नौकरी का कोई औचित्य नहीं। एक यहाँ पुलिस ऑफिसर्स में एक बार किसी सीनियर अफसर ने पूछ ही लिया कि साहब वो बच्चे स्टेब्लिश होंगे, तो फिर देखिए नौकरी करिए आप, 2 चीज़ें एक साथ नहीं। अरे भाई यहाँ से हटाएंगे वहाँ भेज देंगे, यही तो करेंगे। और एक बार आपने 2 बार ऐसा हुआ तो फिर आपकी छवि ऐसी बन जाएगी, भाई ये इनकी बात नहीं सुनता है, ये तो जो सही है वही करेगा। प्रकाश सिंह साहब से कोई क्यों नहीं गलत काम करा लिया, नहीं करा पाया, आज तक नहीं करा पाया। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में भी जो उनके डिसीजन हैं पुलिस रिफॉर्म के, आज भी आईएएस में की तैयारी करने वाले लड़के पढ़ते हैं और आज से 10 साल बाद भी वही लड़के पढ़ेंगे। तो आदमी की जो ईमानदारी है, आदमी की जो कर्तव्य निष्ठा है, आदमी की जो मेहनत है, आदमी की विभाग के प्रति जो उसका लगाव है, तो वो तो अपनी इम्प्रिंट छोड़ता है ना। और कोई आज नहीं, प्रकाश सिंह साहब जब रहे, प्रकाश सिंह साहब ने जो ये आतंकवाद था, सिख आतंकवाद एक ज़माने में जब था, उसको ख़त्म किया था उन्होंने, उत्तर प्रदेश में जड़ से ख़त्म कर दिया था। तो कोई किसी एक चीज़ में नहीं, आपका जो स्वभाव है वो हर चीज़ में रिफ्लेक्ट होगा। सर एक और बड़ा विख्यात किस्सा है कि बहन जी चीफ मिनिस्टर थी, कहीं क्राइम मीटिंग ले रही थी और सभी जिलों के एसएसपी बैठे थे, और बीच मीटिंग में जो है अरुण कुमार साहब ने जो है, जब उन्होंने कुछ डांट लगानी शुरू की तो बीच मीटिंग में मुख्यमंत्री को टोक दिया था कि आपके नेता जो है इंटरफेरेंस करते हैं इसलिए क्राइम कंट्रोल नहीं हो रहा है, और वहीं उसी मीटिंग में उनको सस्पेंड किया था। बिल्कुल सही है, किस्सा नहीं, ये सत्य घटना है, सत्य घटना, बिल्कुल सत्य घटना है। सस्पेंड कर दिया उन्होंने, लेकिन उसका कभी उनके चेहरे पे कोई शिकन नहीं है। आप करा लीजिए ना उनसे गलत काम, जो आप कहते हैं कि साहब प्रेशर पड़ा कि नहीं पड़ा और पड़ता है, आप उनसे करा, उनसे कोई कहता भी नहीं था। एक बार जिसकी छवि बन गई, कौन कहेगा उनसे? जब वो मायावती की मीटिंग में खड़े होके कह सकते हैं और तुरंत सस्पेंड हो सकते हैं, कौन कहेगा उनसे गलत काम?
और ऐसा नहीं कि उसके बाद कभी किसी ने पोस्ट नहीं किया, वो बराबर पोस्ट भी होते रहे। जब ये भी बड़े ताज्जुब की बात है। हाँ, और वो भी ऐसी जगह जहां सामान्य रूप से लोग जाना पसंद नहीं करते हैं, और पॉलिटिकल लीडरशिप को लगता है कि अब तो हमारी भी इज्जत जा रही है तो इन्हीं को पोस्ट करो। ऐसा नहीं था कि वो फिर उनको हटा दिया कि नहीं साहब अरे इसको तो पोस्ट करना ठीक नहीं है। आप बताइए ना, कितनी बढ़िया बढ़िया पोस्टिंग में रहे वो जी, कितनी बढ़िया बढ़िया पोस्टिंग में रहे। एसएसपी कानपुर रहे, एसएसपी लखनऊ रहे, कहाँ नहीं रहे जी। तो ऐसा नहीं, हर तरह के लोग हैं, कहने सुनने की बातें हैं ये सब। अच्छा सर, एक अंतिम सवाल, आज के वर्तमान में योगी सरकार में योगी जी का बुलडोजर और योगी जी की वो घुटने के ऊपर जो ये पुलिस की सर हमेशा ये निशाना चूक जाता है या सटीक घुटने पे ही मारी जाती है, क्या आप क्या? दादा देखिए, ऐसा है कि जो काम करेगा उसी की शिकायत होगी, जो कुछ करेगा ही नहीं उसके बारे में कौन सी शिकायत होगी। जो अपराध और अपराधियों की दिशा में जो काम हुआ है, देखिए मैं फिर कह रहा हूं कि छिद्रान्वेषण करने के लिए बहुत से लोग हैं, वो करते रहेंगे, वो कल भी करते थे, आज भी करते, कल भी करते रहेंगे। लेकिन अगर जमीन पर क्राइम कंट्रोल की बात हो तो आप पॉलिटिकल आदमी से मत पूछिए, आप सामान्य आदमी से पूछिए जो सड़क पर रहता है कि भैया पहले क्या था और अब क्या है। आप वो इंडिकेटर आप मान के चलिए। बाकी तो देखिए राजनीतिक लोग हैं, वो कहेंगे, और जो काम करेगा उसका क्रिटिसिज्म भी होगा कि साहब यहाँ गोली लगती क्यों है, वहाँ क्यों होता है, बुलडोजर कैसे हो जाता है, कोर्ट कचहरी में सब चीज़ें चल रही हैं। तो आपको कोई पैरामीटर देखना हो तो सड़क पर रेहड़ी वाले, ठेले वाले, चाय वाले, खुमचे वाले, कभी 2 मिनट इनके पास खड़े होकर पूछिए कि भैया तब क्या था और अब क्या था, अब अच्छा है कि तब अच्छा था, अब क्यों अच्छा है, सब चीज़ पूछिए, वो सब बताएगा। दरअसल उनको ही ये डिफरेंस पता लगता है जी। बाकी जो पॉलिटिकल लोग हैं वो तो राजनीतिक दृष्टि से उन चीज़ों को देखते हैं और उसी तरह से उनको इंटरप्रेट करते हैं। तो उसके लिए अपराध की स्थिति के लिए, अपराध की व्यवस्था के लिए जो उसका सही इंडिकेटर है वो पब्लिक आदमी है। आप उससे पूछेंगे, आपको बिल्कुल सही तस्वीर निकल कर सामने आ जाएगी कि बहुत अंतर पड़ा है। आपकी नई पुस्तक आ रही है जी, ये वर्चस्व में, ये तो दिस इज सेलिंग लाइक हॉट केक। जी जी, बिल्कुल ठीक बात है। और जो नई पुस्तक आ रही है उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? देखिए, मैंने नई पुस्तक में, मैं आपको, आपने भी पहले बताया, मैं एटीएस का भी फाउंडर मेंबर हूँ जी। और जब हम लोग एटीएस में थे तो फिर टेररिज्म की हिस्ट्री हम लोगों ने पढ़ी, अंडरवर्ल्ड की हिस्ट्री पढ़ी, तो ये पता लगा कि 93 में जो मुंबई का बम ब्लास्ट हुआ उसके बाद से अंडरवर्ल्ड में धार्मिक लाइन पर डिवीजन हुआ जी। हिंदू एलिमेंट सब, छोटा राजन, सुभाष ठाकुर और ये बबलू श्रीवास्तव, ये सब एक तरफ हो गए, पीपी पांडे, और जो मुस्लिम एलिमेंट था वो सब दाऊद के साथ हो गया। शुरुआत में तो ऐसा कुछ नहीं हुआ क्योंकि डी कंपनी में सभी तरह के लोग थे, ये सभी लोग पहले दाऊद के लिए ही काम करते थे। लेकिन जब ये डिवीज़न शुरू हुआ तो वो फिर डिवीज़न धीरे 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 चौड़ा होने लगा। फिर एक दूसरे के बारे में पुलिस को सूचना देने लगे, जो आपने कहा एक दौर आया कि एक दूसरे के बारे में सूचना देके सारे मर गए, कोई बचा नहीं। फिर उनके सोर्स ऑफ इनकम को काटना शुरू किया, फिर उनके लोगों को मारना शुरू किया, और ये तब से शुरू हुआ और आज भी हो रहा है। तो ये कैसे डिवीज़न हुआ, क्यों हुआ, उसके इम्प्लीकेशंस क्या क्या हैं, इकोनॉमी जो अंडरवर्ल्ड की इकोनॉमी है वो कैसे उससे अफेक्टेड हो रही है, इन सब को लेके, क्योंकि जब मैं एटीएस में आया उसके बाद फिर इसकी पूरी हिस्ट्री, और उस समय भी जो किडनैपिंग्स किया करते थे ये सारे बड़े अपराधी लोग, दुबई में बैठ के इरफान गोगा से लेके और नीचे तक, वो उसमें हम लोग बहुत परेशान रहा करते थे। किडनैपिंग्स बहुत ढेर सारी उसी पीरियड में हुई जब हम लोग एसटीएफ एटीएस में थे। तो उसको लेके ये मैंने कि वो डिवीज़न कैसे हुआ, क्यों हुआ, और जब हम लोगों ने शुरू किया था तो हमारे पार्ट पे उसमें कौन कौन सी घटना हुई हम लोगों के कार्यकाल में और उससे कैसे निपटे हम लोग, इस पर ये किताब है। कब तक आ रही है मार्केट? आ जाएगी 2-3 महीने में, लिख रहा हूँ, आ जाएगी आ जाएगी। सर आपने मुझे समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, मैं बहुत धन्यवाद। दर्शकों से अपील करूंगा कि सर की ये किताब लें। सर का चैनल है किस्सा गोई, उसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगले फिर कभी सर फिर दोबारा मिलते हैं। अरे बिल्कुल मुलाकात होगी, जरूर बहुत होगी। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। जय